एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लो सारे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज हमारा 5वां लेक्चर है इंटरव्यू का, ठीक है ना। अच्छा, इसमें सारी पिछली भी जो 4 वीडियोज़ हैं वो भी अच्छे तरीके से देखनी है, कोई वीडियो मिस नहीं करनी, ठीक है। इसमें मैंने सीरियल वाइज चलना है। पहले स्टार्ट में हम ये बेसिक करेंगे सारी, उसके बाद फिर कंप्यूटर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज के होंगे वो करेंगे। उसके बाद फिर जो टिप्स होंगे, सिटिंग प्लान क्या होगा, एंट्रेंस कैसे होनी है, वो सारी चीज़ें होंगी। लास्ट पे भी मॉक इंटरव्यूज़ भी होंगे, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें पूरी सीरियल होगी, इसलिए कोई भी चीज़ भी इनमें से मिस नहीं करनी। अच्छा, लास्ट हमने वो 4 लिंग्विश और वो चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। आज हमारा पहला जो सा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ सरप्लस स्टाफ। सरप्लस एम्प्लॉइज़ कौन से होते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट के ना कुछ इदारे, अगर कोई फॉर एग्जांपल ऐसा महकमा जिसको ख़त्म कर दिया गया, जिसकी ज़रूरत नहीं रही, या उसको किसी डिपार्टमेंट के साथ मर्ज कर दिया, यानी एबोलिश हो गया, ख़त्म कर दिया उसको, तो अब जो उसके एम्प्लॉइज़ होंगे उनका क्या बनेगा। अब उसमें एम्प्लॉइज़ 2-3 किस्म के हो सकते हैं। कुछ डेली वेजेस के भी हो सकते हैं, कुछ रेगुलर होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं। जो डेली वेजेस के होते हैं, या वो क्या कहते हैं उसको, और कौन से होते हैं डेली वेजेस के अलावा, एडहॉक वाले होते हैं। हाँ, एडहॉक वाले होते हैं। इस तरह के तो फ़ारग कर दिए जाते हैं क्योंकि उनकी हैसियत कोई नहीं होती। बाकी पीछे रह गए रेगुलर, और कॉन्ट्रैक्ट पे अगर है तो उसकी कम से कम 5 साल सर्विस हो तो वो सरप्लस एम्प्लॉइज़ में काउंट होगा। उसका वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट में उसको भेज देते हैं। जैसे सेक्रेटरीट में भी हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं, कोई महकमा ख़त्म हो तो यहाँ पे हमारे पास भेज देते हैं सरप्लस एम्प्लॉइज़ को। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं होता कि जो सीटें आपके पास हैं वही एम्प्लॉइज़ आपके पास हैं। मिसाल के तौर पे अब हमारे पास सेक्रेटेरिएट में जो है वो एक जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर या सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर, इस तरह की पोस्टें नहीं होती। स्टेनो होता है, असिस्टेंट होता है, क्लर्क होता है, सुपरिटेंडेंट होता है, प्राइवेट सेक्रेटरी, इस तरह की पोस्टें होती हैं। अब जैसे वो कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो सरप्लस एम्प्लॉई से हमारे पास यहाँ पे आता है। अब उसको सैलरी किस पोस्ट के अगेंस्ट दी जाएगी, फिर वो सेम स्केल देखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर ऑपरेटर का 14वां स्केल है। अब हमारे पास 14वें का कौन सा एम्प्लॉइस होता है, सीनियर क्लर्क होता है। अब उसको सैलरी किसके अगेंस्ट दी जाएगी, सीनियर क्लर्क की पोस्ट के अगेंस्ट। स्केल का हिसाब होता है, ठीक हो गया ना। इसी तरह बाज़ का हमारे पास आता है असिस्टेंट नहीं, या असिस्टेंट की तरह की कोई और पोस्ट है 16 स्केल की, या कंपोज़र फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी 16वें स्केल का कंपोज़र है, वो आता है सेक्रेटेरिएट में। अब हमारे पास कंपोज़र की तो सीट नहीं है सेक्रेटेरिएट में, हमारे पास 16वें स्केल की असिस्टेंट की पोस्ट है, तो हम उसको असिस्टेंट की पोस्ट के अगेंस्ट सैलरी विड्रॉ करवाएंगे, ठीक हो गया ना। अच्छा, ये सीनियोरिटी में फॉल नहीं करता, यानी फॉर एग्जांपल सेक्रेटेरिएट में हम उसके 16वें स्केल में एडजस्ट करना है। असिस्टेंट में 150 असिस्टेंट काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो असिस्टेंट की सीनियोरिटी के अंदर आ जाएगा, वो सीनियोरिटी से बाहर ही होते हैं, ठीक है। सीनियोरिटी लिस्ट में शामिल नहीं होते, ना उनकी प्रमोशन होती है। हाँ, उनका कोई तरीकाकार होता है कि 3-4 साल बाद तकरीबन मतलब वो एप्लीकेशन मूव करते हैं, उस पर कोई कमेटी बैठती है, वो फिर उसको मर्ज कर देते हैं सेक्रेटेरिएट के अंदर, या जिस महकमे में गया होगा उस महकमे के अंदर उसको मर्ज कर देंगे, फिर वो सीनियोरिटी लिस्ट में आएगा। लेकिन सबसे एंड पे जो उस महकमे के अपने एम्प्लॉइज़ होंगे, जहाँ वो ख़त्म होंगे उसके सबसे नीचे वो बेचारा लग जाएगा। उनको इसलिए प्रमोशन में बड़ी लेट होती है क्योंकि सबसे एंड पे वो लग जाते हैं। फिर प्रमोशन खैर स्टार्ट हो जाती है, एक वो क्या कहते हैं पाइपलाइन में वो आ जाता है, लेकिन वो स्लो होता है क्योंकि लास्ट पे होता है वो सबसे, ठीक हो गया। अच्छा, रेगुलर का बता दिया। कंडीशन कौन सी है, एक रेगुलर एम्प्लॉई होना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट का होगा तो कम से कम 5 साल सर्विस होगी, फिर होगा, ठीक हो गया। उसके अलावा सीनियोरिटी लिस्ट का भी मैंने आपको बता दिया, सैलरी का भी बता दिया। अच्छा, डिग्री वेरिफिकेशन क्या होती है। अब जैसे आप भर्ती हो जाते हो, रिक्रूट हो के आ जाते हो सेक्रेटेरिएट में या किसी भी महकमे में चले जाते हो। अब आपकी जो डिग्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल जिस पोस्ट के अगेंस्ट आप आए हो रिक्रूट होके, उसकी क्वालिफ़िकेशन थी बीए, तो अब बीए तक की आपकी जो डिग्रीज़ होंगी ना वो वेरीफाई करवाई जाएंगी, उससे आगे की नहीं। स्टेनो है, जैसे इंटर है रिक्वायरमेंट, ठीक हो गया। इंटर तक की डिग्री यानी मैट्रिक और आपकी इंटर की डिग्री वेरीफाई करवाई जाएगी, यानी कि जिस बोर्ड से आपने की होगी उसको महकमा लेटर लिखेगा कि ये पार्टिकुलर्स हैं इस कैंडिडेट के, इसने मतलब इसका नाम ये है, वल्दियत ये, आईडी कार्ड वगैरह ये है, इसने आपसे ये डिग्री किया, हमें बताएं कि ये फेक तो नहीं है, वाकई इसने आपसे की है कि नहीं की। फिर बोर्ड ऑफिस वाले जहाँ से भी आपने किया होगा, 22 बोर्ड से किया है, सरगोदा से किया, जहाँ से भी किया होगा, बोर्ड को हम लेटर लिखेंगे, बोर्ड वाले रिप्लाई करेंगे मैं कि हाँ जी इसकी डिग्री जो है वो जेन्युइन है, तो उसको बोलते हैं डिग्री वेरिफिकेशन। इसी तरह मेडिकल भी वेरीफाई करवाया जाता है। जब आप जॉब पे जाते हो ना तो आपका मेडिकल होता है, मेडिकल करवा के आप आते हो तो फिर हम बाज़ का मेडिकल भी वेरीफाई करवाते हैं कि ये मेडिकल इस बच्चे ने सबमिट करवाया, ये जेन्युइन है कि नहीं है, कोई फेक तो नहीं करवा दिया। इसी तरह मेडिकल पे रिटायरमेंट भी होती हैं। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं बीमार हो गए, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, आपको याद होगा। तो उसमें वो जो मेडिकल सबमिट करवाता है ना, वो भी हम उसको भी वेरीफाई करवाते हैं कि यार इसने ये मेडिकल ला के हमें दिया है, कैटेगरी ए का, बी का, या जो भी वो हमने डिस्कस की थी, तो ये जेन्युइन है कि नहीं है। अगर वो महकमा कहता है जेन्युइन है, वो हॉस्पिटल कहता है, फिर आगे उसकी फर्दर जो है वो स्टार्ट होती हैं, जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं। डिग्री वेरिफिकेशन आगे आ गया। व्हाट इज़ एनओसी। एनओसी क्या होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक हो गया।
अब ये 2-3 जगहों पे यूज़ होता है। वैसे आप जनरल जो यूज़ होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप सेक्रेटेरिएट में काम कर रहे हैं, अब किसी और डिपार्टमेंट में पंजाब पुलिस में आ गई हैं जॉब्स आई हैं या हाई कोर्ट में जॉब्स आई हैं, अब आपने अप्लाई करना है। अब आप NOC लेके अप्लाई करते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप अपने महकमे को एप्लीकेशन देंगे कि जी मैं फ़लाने डिपार्टमेंट में एज अ स्टेनोग्राफर या एज असिस्टेंट काम कर रहा हूँ, इस डिपार्टमेंट में जॉब्स आई हैं, मैं विलिंग वो अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं मुझे NOC दे दें, यानी मुझे परमिशन दे दें आप। ठीक हो गया। परमिशन लेके फिर आप अप्लाई करते हैं। उसका भी बाद में फ़ायदा ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी रेगुलर सर्विस है 5 साल है, अब 5 साल आपको वो इंक्रीमेंट्स लगती रही है ना, जब आप थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करते हैं NOC लेके, फिर जब आप नई जगह पे सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो 5 साल की जो आपकी सर्विस है, जो आपकी इंक्रीमेंट्स लगी हैं वो आपके साथ जाती हैं, फिर प्रोटेक्ट हो जाती है आपकी पे, नए इनिशियल स्टेज से नहीं जाते। अगर आप रिज़ाइन करके दें, महकमे को बताएं ना, छुप के अप्लाई किया, अब आप जब सेलेक्ट हो गया, आपने महकमे को नहीं बताया हुआ था, आपने रिज़ाइन कर दिया, अब वो सारी सर्विस आपकी पिछली बेकार चली गई। फिर बाद का AG ऑफिस में इशूज़ भी बन जाते हैं। अगर पता लग जाए आपका पर्सनल नंबर इशू हुआ है कि आप पहले जॉब कर रहे थे, वो फिर काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इसलिए NOC लेके अप्लाई करना चाहिए, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हो, रेगुलर हो, जब भी आपने गवर्नमेंट जॉब में चले जाएँ, आपने आगे अप्लाई करना है तो फिर आपने NOC लेके करना है। इसी हाँ, जहाँ पे भी आपने अप्लाई करना है। फिर इसी तरह एजुकेशन के लिए भी NOC होता है, ठीक है ना। आपने आगे स्टडी करनी है, फिर आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं आप जब गए थे आपका था मास्टर्स, अब आपने MPhil में एडमिशन लेना है, अब आप उनसे परमिशन लेंगे कि जी मैंने MPhil करना है तो मुझे बताएं कि मुझे मतलब अलाउ कर दें, मुझे परमिशन दे दें उसके लिए। वो फिर उसकी रिक्वायरमेंट होती है, कुछ वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं जो ऐड आया होता है यूनिवर्सिटी का, वो क्लासेस का शेड्यूल वगैरह वो सारा आपसे मांगेंगे, फिर आपको NOC जारी कर देंगे। उसका फ़ायदा एक ये होता है कि एक तो जब आपके कल को पेपर्स आते हैं, एग्जाम्स आते हैं, फिर आपने छुट्टियाँ भी तो ऑफिस से लेनी होती हैं, फिर आपको छुट्टियाँ भी मिल जाती हैं। फिर उसके बाद MPhil अलाउंस होता है, 5000 रुपये MPhil अलाउंस है गवर्नमेंट में। यानी अगर आपने MPhil किया हुआ है तो आप चाहे नायब तहसील हैं, क्लर्क हैं, कुछ भी आप हैं, आपको 5000 रुपये अलाउंस मिलेगा, उसका हर महीने आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। यानी अब आपकी MPhil की डिग्री कंप्लीट होगी, आप एप्लीकेशन जमा करवाएंगे जी मेरा MPhil कंप्लीट हो गया, मुझे MPhil अलाउंस लगाएं, वो फिर आपको 5000 MPhil अलाउंस लगता है। PhD का 10,000 होता है, 5000 MPhil का, PhD का 10,000। यानी ये पढ़ने का फ़ायदा भी होता है, ये नहीं कि खाली पर। हाँ तो कोई बात नहीं, फिर हाँ वो आप तब भी आप ले सकते हैं आप। बस ये है कि अगर आपने जॉब कर रहे थे, आपने NOC नहीं लिया, फिर इशू बनता है, वो कहते हैं आपने परमिशन क्यों नहीं ली हमसे, वो फिर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं काफ़ी ज़्यादा, इसलिए परमिशन लेके करना चाहिए। इसी तरह बाज़ औक़ात जो है वो जॉब करने मतलब पार्ट टाइम काम करने के लिए भी NOC लेना पड़ता है। कई लेते भी नहीं, आजकल महकमे वाले देते भी नहीं, वो काम चल रहा है सारे ऐसे ही करते रहते हैं, लेकिन रूल्स में है NOC लेना पड़ता है। जॉब करने के लिए भी लेना पड़ता है, स्टडी के लिए भी लेना पड़ता है, कोई पार्ट टाइम काम करना है उसके लिए भी आपने लेना, ठीक है। NOC एक NEC भी होता है, नो इंक्वायरी सर्टिफिकेट, ठीक है ना। ये भी बाज़ औक़ात मांगा जाता है। जैसे कई दफ़ा ऐसे होता है कि अब ये आशियाना हाउसिंग स्कीम जो है वो शुरू हुई है, उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को भी वो घर दे रहे हैं, तो बाज़ औक़ात बैंक ने जब कर्ज़ा देना होता है ना, वो फिर मांगते हैं नो इंक्वायरी सर्टिफिकेट कि इसके खिलाफ कोई इंक्वायरी तो नहीं है, मतलब बंदा आपके पास इतने साल से काम कर रहा है, कोई इंक्वायरी तो नहीं है इसकी। वो फिर महकमा बताता है कि इंक्वायरी है या नहीं है। इसके भी डिफरेंट मतलब के सिचुएशंस में NEC लिया जाता है। बहरहाल मैंने टर्म आपको बताइए, NOC और एक NEC होता है। आगे आ गया डेलीगेशन ऑफ पावर्स। ये एक रूल होता है पंजाब डेलीगेशन ऑफ पावर रूल्स 2016, ठीक है। उसमें पावर्स डेलीगेट की होती हैं। अब जैसे एक सूबे का चीफ मिनिस्टर है, वो सारे काम खुद तो नहीं कर सकता कि वो सब कुछ खुद ही देखे, जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है वहाँ पे भी खुद जाए, हॉस्पिटल में कोई मर जाता है वहाँ पे भी जाके खुद देखे, यानी हर चीज़ वो खुद करे। अब वो क्या करते हैं, पावर्स डेलीगेट कर देते हैं, आगे डेलीगेट की हुई हैं, ठीक है। CM ने किसको की हुई है, आगे चीफ सेक्रेटरी को की है, आगे फिर सेक्रेटरीज हैं, उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरीज हैं, नीचे से नीचे पावर डेलीगेट होते होते आती जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे रिक्रूटमेंट है, मैं SNDAD की आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है ना। जैसे स्टेनो भर्ती हो के आता है या क्लर्क आता है, असिस्टेंट आता है, उसकी जो कंपिटेंट अथॉरिटी है वो है एडिशनल सेक्रेटरी एडमन, SNDAD, ठीक है ना। अब वो डिप्टी सेक्रेटरी नहीं कर सकता, डेलीगेशन ऑफ पावर्स है ना, यानी अपॉइंटमेंट की पावर्स किसके पास है, एडिशनल सेक्रेटरी के पास है। वो एडिशनल सेक्रेटरी ही उसको कर सकता है अप्रूव, और कोई नहीं कर सकता। बाकी जो रूटीन की पोस्टिंग ट्रांसफर होती हैं, छुट्टियां होती हैं, वो डिप्टी सेक्रेटरी के पास इख्तियार है, वो दे सकता है। इसी तरह पावर्स की डेलीगेशन फाइनेंशियल हवाले से भी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी महकमे में जो है वो फंड्स का काम होता है, फंड्स रिलीज़ करने होते हैं। अब उसमें फॉर एग्जांपल 2 लाख की पावर है सेक्शन ऑफिसर के पास, एग्जांपल दे रहा हूँ, वो यानी 2 लाख तक का कोई फंड है वो सेक्शन ऑफिसर अप्रूव कर सकता है। 2.5 लाख 3 लाख पे चला गया, वो पावर्स किसके पास है, डिप्टी सेक्रेटरी के पास है। 5 लाख पे चला गया, वो पावर जो है वो उसके पास आ गई, एडिशनल सेक्रेटरी के पास आ गई। 10 लाख पे चला गया तो पावर्स आ गई किसके पास, सेक्रेटरी के पास आ गई। इस तरह पावर्स डेलीगेट हुई होती हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर्स। अब ये जो मैंने आपको रूल बताया, पंजाब डेलीगेशन ऑफ पावर रूल्स 2016, इसमें ये सारी लिखी होती हैं कि किस ऑफिसर के पास कितने इख्तियारात हैं, वो क्या क्या इख्तियारात
इस्तेमाल कर सकता है, ठीक हो गया। जब आपके पास इख्तियार नहीं होता फिर आप अपने से हायर ऑफिसर को भेज देते हैं फाइल, वो प्रूव करता है, उसके पास नहीं होगा, वो उससे ऊपर इस तरह करके डेलीगेट हुई होती हैं, ठीक है। बहुत है मेरा हाल, कितना टाइम हो गया? 11 मिनट हो गया। थोड़ा और डिस्कस कर लें कि बहुत है? लीव्स डिस्कस कर लें। लीव्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, कुछ चंद जो सी फेमस है लीव्स वो मैं डिस्कस करूँगा आपसे। एक होती है अर्नड लीव, ये याद रखनी आपके बड़े काम की चीज़ें हैं, ठीक है। अर्नड लीव वो होती है जो आपके अकाउंट में जमा होती जाती है। ये साल की 36 होती हैं, ठीक है, महीने की 3, हर महीने की 3 आपके अकाउंट में ऐड होती जा रही है। 36 मान की साल की 12 3 36, हाँ 36 होती हैं पूरे साल की, हर मंथ की 3 होती हैं। ये वेस्ट नहीं होती, यानी ये जमा हो रही हैं आपकी। 5 साल आपकी सर्विस हो गई है तो 5 साल की हर महीने की 3 काउंट होती जाएंगी, साल की 36। 10 साल सर्विस हो गई तो उस हिसाब से ये आपकी काउंट हो रही होती है आपकी, ठीक है ना। पूरी सर्विस होगी तो एंड तक काउंट, फिर इसके आपको पैसे भी मिलते हैं अगर आप अवेल नहीं करते तो, ठीक हो गया। अर्न लीव जब आप लेते हैं फिर उसमें वो ये होता है कि फुल पे हाफ पे इस तरह का सेटअप होता है। अर्न लीव फुल पे आम रूटीन में बल्कि फुल पे ही होती है। अर्न लीव आपको फुल पे मिलती है, यानी अर्नड है, वो आपके पैसे वगैरह नहीं कटेंगे, सिर्फ आपका कन्वेंस अलाउंस करता है। लेकिन उसमें अर्न लीव में भी कुछ और रूल्स भी होते हैं, जैसे 120 से ऊपर चला जाए तो कुछ अलाउंसेज मजीद भी कटना शुरू हो जाते हैं। वो मैं इतनी डिटेल में नहीं जाता, बहरहाल अब मोटा मोटा इसको देखते हैं। अर्न लीव होगी साल की 36, एक माह की 3, या आपकी काउंट होती जाती हैं, वेस्ट नहीं होती। जो कैजुअल लीव होती है, एक कैजुअल लीव भी होती है। जो कैजुअल लीव होती है वो साल की 25 होती हैं। अगर ये आप साल में 25 अवेल कर लेंगे तो ठीक है, वरना ये वेस्ट हो जाएंगी। मेरी बात समझ गया? यानी फॉर एग्जांपल 25 छुट्टियां थी, आपने साल में 15 कैजुअल लीव्स ली हैं, बाकी कितनी बच गई? 10 बच गई। अगला साल शुरू हो गया, 2023 आ गया, अब वो 10 फारग हो गई, अब नई 25 आ गई हैं। ये नहीं कि आपको 25 नाल मेरी 10 पिछली काउंट करो 35 हो गई हैं, एंड नहीं होना, ठीक हो गया। वो 25 लीव आप जितनी आपने कैजुअल आम रूटीन में, बीमार हो गया, तबीयत ख़राब है, मैंने छुट्टी कर ली, सर मुझे घर में कोई इंपॉर्टेंट काम है, छुट्टी कर ली, ये कैजुअल लीव होती है, ठीक है ना। अर्न लीव ज़्यादा ली जाती है, कोई 2 महीने की लेता है, कोई साल की अर्न लीव ले लेता है, कोई 3 माह की अर्न लीव ले लेता है। कैजुअल से जब आगे बात जा रही हो फिर अर्न लीव लेते हैं लोग, ठीक हो गया। वरना छोटी मोटी 2 छुट्टियाँ लेनी है, 1 छुट्टी लेनी है, वो कैजुअल लीव में से ली जाती है, अर्न लीव नहीं होती। वो अर्न लीव बड़ी जब आपने लीव लेनी है तब अर्न लीव आप लेते हैं, ठीक हो गया। क्या किससे ज़्यादा लेंगे? वो फिर स्टेजेस मैंने बताई ना, फुल पे, हाफ पे, विदाउट पे, वो फिर काफ़ी ज़्यादा डिटेल है, ठीक है ना। वो उस तरह जब आप जॉब में रहेंगे फिर आपको इन चीज़ों का पता लग जाएगा। इतनी डेप्थ में नहीं हम जाते ना, इतनी डेप्थ में पूछा जाता है सवाल इंटरव्यू के अंदर। जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है वो इशू करती है। जैसे अब SNDD का कोई एम्प्लॉई होगा तो उसका पर्सनल विंग बना हुआ है, P1 P2 P3, इसी तरह बड़े ऑफिसर है उनका S1 S2 S3 बना हुआ है। जो आपका कंसर्न डिपार्टमेंट होगा, जो आपको रिक्रूट करता है, पोस्टिंग ट्रांसफ़र करता है, वही आपका NOC इशू करता है। हाई अथॉरिटी की बात नहीं, जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसमें नीचे पावर डेलीगेट भी तो की होती हैं, SO को भी की होती है, DS को की होती हैं, मतलब जो आपका पेरेंट डिपार्टमेंट है ना वो आपको NOC देता है। अच्छा, अर्न लीव होगी, कैजुअल लीव समझ आ गई, साल की 25 लेंगे तो ठीक है, वरना वेस्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। आगे आ गई मैटरनिटी लीव, ये लेडीज़ को मिलती है जब बेबी वगैरह होता है तभी मिलती है। ये 3 माह की होती है, ठीक है। ये 2 दफ़ा मिलती है, 2 बच्चों पे, यानी बच्चों की लाइन ला ली, बार बार छुट्टी लो ठीक है ना। 2 दफ़ा, मर्द को भी 2 दफ़ा मिलेंगी, ठीक है ना। वो मर्द की भी बताता हूँ कौन सी होती है, लेडीज़ की कौन सी होती है, मैटरनिटी लीव, ठीक हो गया। ये 3 माह की मिलती है आपको, ठीक है, और ये फुल पे होती है, और ये आपके आउट ऑफ लीव अकाउंट होता है, यानी लीव अकाउंट में से नहीं काटी जाएगी, आपके किसी लीव में से नहीं काटी जा रही, एक्स्ट्रा है, अलग से है आपको, ठीक हो गया ना। यानी फॉर एग्जांपल आप कहते हो लीव आपके अर्न लीव है जी 50 पड़ी हुई है आपको, अब उसमें से आपको 3 माह की दें, ऐसा नहीं होगा। अर्न लीव जितनी है नहीं है, कैजुअल लीव हैं, ख़त्म हो गई है, कोई चक्कर नहीं, कोई छुट्टी आपके अकाउंट में नहीं है, फिर भी आपको आउट ऑफ लीव अकाउंट ही आपको छुट्टी मिलेगी साल में। तो साल में कह रहा हूँ, सॉरी, आपकी सर्विस में 2 दफ़ा, बाद में भी मिल जाती है, लेकिन वैसे रूल में कि 2 दफ़ा आपको पहले 2 बेबीज़ पे दी जाती हैं। पैटर्निटी लीव ये बॉयज़ के लिए होती है, यानी अगर बेबी हुआ है, अब मियाँ बीवी दोनों सरकारी मुलाजिम है तो दोनों को छुट्टी मिलेगी, बीवी को मिलेगी 3 माह की और बंदे को मिलेगी 7 डेज़ की। उधर आ देना, ठीक हो गया। चले जाए, ठीक है, समझ आ गई। मैटरनिटी लीव कितनी होगी, 3 माह की, आउट ऑफ लीव अकाउंट होती है। और पैटर्निटी लीव जो बॉयज़ को मिलती है वो 7 डेज़ की होती है, ठीक हो गया। ये भी 2 दफ़ा, 2 बच्चियाँ दे। अच्छा, आगे आ गया, अगर ज़्यादा लेनी फिर 2 शादियाँ कर लो, 2 उसकी ले लो। अच्छा, कर आगे आ गया, पैटर्निटी भी हो गई। एक्स पाकिस्तान लीव, जब आपने बाहर के मुल्क जाना होता है, उम्रा करने जाते हैं आप, एक्स पाकिस्तान लीव बोला जाता है उसको, ठीक हो गया। आपने हैं
वो भी होता है ना, उम्र पैकेज का भी तो आपको 21 दिन के पे जाता है, 7 दिन का भी मरहला होता है, जितने दिन की होगी आपकी टिकट के हिसाब से। हाँ, स्टडी भी होती है, वो भी एक्स पाकिस्तान लीव होती है, ठीक है ना। वो भी 2 साल का प्रोग्राम है, साल का प्रोग्राम है, उस हिसाब से। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। एक्स पाकिस्तान लीव हज भी होती है, हज की लीव होती है, उम्रे की लीव होती है, बाहर के मतलब जब आपने पाकिस्तान से बाहर जाना है लीव लेके, वो एक्स पाकिस्तान लीव होगी, ठीक हो गया। उसमें भी कंडीशंस होती है, जैसे मैंने आपको बताया लीव अकाउंट के हिसाब से जितनी आपकी लीव में पड़ी होगी। इन तमाम लीव में हमारी जो पे है वो कंटिन्यू है, यही बताने लगो ना, अब यही तो बता रहा हूँ। अर्न लीव है, उसमें आपको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। कन्वेंस अलाउंस किसी सूरत में नहीं मिलता, कोई भी लीव लें आप। कैजुअल लीव में वो नहीं करता, क्योंकि वो तो रूटीन की होती है ना, 1-2 दिन के लिए नहीं होती आपने। जब आप अर्न लीव लेते हैं, कोई और एक्स पाकिस्तान लीव लेते हैं, कोई भी लीव लेते हैं, उसमें आपको कन्वेंस अलाउंस नहीं मिलता, क्योंकि आप दफ्तर आ तो नहीं ना रहे, कन्वेंस अलाउंस आपका कट जाता है। फिर उसमें भी कंडीशन होती हैं लीव, जैसे आपने अर्न लीव से ली है, एक्स पाकिस्तान लीव ली है, उम्रे की ली है, अब जितनी लीव होती है उस हिसाब से आपको मिलती जाती है। आपने एक्स पाकिस्तान लीव लेके बाहर चले गए हैं, ठीक है, 2 साल के लिए चले गए हैं, अब जितनी आपकी अर्न लीव थी उतनी मिल जाएगी फुल पे, फिर उसके बाद हाफ पे होती है कुछ, फिर विदाउट पे भी होती है। वो स्टेप बाय स्टेप होता है आपकी लीव के हिसाब से कि आपके पास कितनी छुट्टी आपके अकाउंट में पड़ी हुई है, ठीक हो गया। आगे लीव नॉट ड्यू। लीव नॉट ड्यू वो होती है, ये आम रूटीन में किसी को फेवर देनी हो तब भी हम देते हैं। जैसे अब हमारे ऑफिस में ये एक लेडीज़ थी, उनको छुट्टी चाहिए थी, तो हमने उनको लीव नॉट ड्यू दी थी। लीव नॉट ड्यू का मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट में लीव नहीं पड़ी हुई, आपके अकाउंट में लीव नहीं है। अब कोई ऐसा मसला बन गया है, आपको छुट्टी लेनी पड़ गई है, छुट्टी देनी भी ज़रूरी है और महकमा आपको देना भी चाह रहा है, फिर वो फेवर देता है। लीव नॉट ड्यू का मतलब ये होता है कि इन फ्यूचर जो आपकी लीव आपके अकाउंट में आएगी, यानी फॉर एग्जांपल आपकी 3 साल सर्विस थी, आपकी 36 थी या कितना हो गया, 102 हो गया, 102 लीव आपके पास पड़ी हुई थी आपके अकाउंट में, वो आपने ले ली हुई हैं। अब आपको मज़ीद छुट्टी की ज़रूरत पड़ गई है, अब आगे भी तो आपकी काउंट होनी है ना, 3 साल के बाद भी तो हर महीने 3 काउंट होनी है ना, तो वो आगे जो सी काउंट होंगी उनमें से बाद में उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा। समझ गया मेरा पॉइंट, समझ गया ना। अभी आपके अकाउंट में नहीं है, इन फ्यूचर जो आपके अकाउंट में अर्न लीव जमा होगी उसको, हाँ, उसमें से एडजस्ट कर लिया जाएगा। इसको बोलते हैं लीव नॉट ड्यू। आगे आ गया मेडिकल लीव। ये जब बीमार हो जाए कोई, ठीक है ना, तो फिर मेडिकल लीव भी मिल जाती है। अब जिस आपकी बीमारी है, जितनी छुट्टी डॉक्टर ने जो आपको प्रेस्क्रिप्शन पे जितनी उसने आपको रिकमेंड की है, इसमें ये ज़रूरी होता है आपका चेकअप हुआ और डॉक्टर ने रिकमेंड की हो, फिर आपको मेडिकल लीव मिलती है, ठीक है ना। कोई ऐसा इशू बन गया है, आपका एक्सीडेंट हो गया, कोई मेजर कोई इशू हो गया है, डॉक्टर कहता है जी आपको 2 मंथ का जो है वो बेड रेस्ट चाहिए, फिर वो रिकमेंड करेगा तो महकमा देगा। ऐसे ही आके खुद से कहेगा मैं बीमार हूँ, छुट्टी नहीं मिलेगी, महकमा कहेगा मेडिकल लीव लेनी है तो जाके चेकअप करवा के डॉक्टर से लिखवा के लेके आओ, ठीक है ना। हाँ, डॉक्टर रिकमेंड करेगा ये वाकई बीमार है, इसको इतनी छुट्टी की ज़रूरत है, फिर महकमा देगा, ठीक हो गया। मेडिकल लीव में कोई इतनी टेंशन नहीं होती, अगर वाकई आप मेडिकल ही हैं, डॉक्टर रिकमेंड कर दिए, महकमा देता नहीं देता, घर बह के एप्लीकेशन छुट दो, जाके सो जाओ, जाके कोई कुछ नहीं कह सकता आपको, हैं बोलता जाएगा जरा वही कटियाँ लेगा सारियाँ। अच्छा आगे, अच्छा लास्ट हमारा क्वेश्चन आज का, लीव टाइटल क्या होता है। लीव टाइटल होता है जिसमें बताया जाता है कि आपके अकाउंट में कितनी छुट्टियाँ हैं। समझ गए मेरी बात। अब ये जो आपकी छुट्टियाँ जमा हो रही होती हैं, जो ऑफिशियल है, नॉन गैजेटेड एम्प्लॉई है, वो तो हमने डिस्कस किया हुआ, गैजेटेड क्या होता है, नॉन गैजेटेड क्या होता है। उसकी जो सर्विस बुक होती है ना, जब आप रिक्रूटमेंट हो जाती है आपकी, आप भर्ती हो जाते हो, तो आपकी एक सर्विस बुक बनती है। सर्विस बुक में आपकी एंट्रीज होती हैं सारी, ठीक है ना। जब आप भर्ती होते हैं, पता उसमें लिखा रहता है, एंट्री की जाती है, स्टेनोग्राफर इतने स्केल में इस डेट को भर्ती हो गया, इतनी इसकी बेसिक पे है, इंक्रीमेंट लगती है, उसमें एंट्रीज होती हैं। फिर उसमें ये भी लिखा रहता है कि आपकी साल की कितनी छुट्टियाँ, ठीक हो गया, वो एंड पे लिख दिया था। अगला साल चलता है, फिर नई एंट्री होती है, पिछली के साथ नई वाली मिक्स करके ऐड करके नई बन जाती हैं, ठीक है ना। 3 साल हो गए, इतनी इसकी छुट्टियाँ बन गई, वो लिखा होता है, उसको बोलते हैं लीव टाइटल। जब आप हमारे पास आएंगे, आप छुट्टी सबमिट करवाएंगे कि मुझे 2 साल की छुट्टी चाहिए, हम कहेंगे अपना लीव टाइटल लेके आओ। फिर आप वो सर्विस बुक का वो पेज जिसके ऊपर लिखा होता है इसकी इतनी एंट्रियाँ, स्टैंप लगी होती है, ऑफिसर के साइन हो जाते हैं, वो पेपर की कॉपी करवा के ला के आप हमें देते हैं, जनाब ये मेरे अकाउंट में इतनी छुट्टियाँ हैं, सबूत। समझ गए, उसको बोलते हैं लीव टाइटल। जो नॉन गैजेटेड होता है उसकी सर्विस बुक होती है, जो गैजेटेड जब बंदा रहता है उसकी सर्विस बुक नहीं होती। समझ गए, 16 एंड अबव की सर्विस बुक नहीं होती, जो नीचे होते हैं उन सब की सर्विस बुक होती है, ठीक हो गया। एनुअली होता है, मतलब डिपेंड करता है, पोस्टिंग ट्रांसफ़र का भी उसमें एंट्रीज की जाती हैं, सालाना जो पे इंक्रीज़ होती है वो जब ये स्केल रिवीजन हुए हैं वो भी एंट्रियाँ की जाती हैं उसके अंदर, तो इसमें डिफरेंट इस तरह के होते हैं। जो नॉन गैजेटेड होता है उसकी सर्विस बुक होती है, जो गैजेटेड होता है उसकी सर्विस बुक होती ही नहीं, सिरे से ही नहीं होती। अच्छा, अब उसका लीव टाइटल फिर कहाँ से आएगा। उसका लीव टाइटल AG ऑफिस देगा, अकाउंटेंट जनरल पंजाब,
एजी ऑफिस फेडरल का होता है, पंजाब का हमारा पंजाब का अलहदा ऑफिस होता है। जितने भी एम्प्लॉइज़ की जो सैलरीज आती हैं वो एजी ऑफिस से आती हैं मोस्टली। जो डिपार्टमेंट है कुछ की होती है जिनकी एजी ऑफिस से नहीं भी आती, लेकिन ज़्यादातर 99% डिपार्टमेंट्स की सैलरीज एजी ऑफिस इशू करता है। तो नॉन गैजेटेड की होगी तो वो अपनी सर्विस बुक का पेज कॉपी करवा के ले आएगा, और गैजेटेड जो होगा वो क्या करेगा, वो एजी ऑफिस से कॉन्टैक्ट करेगा, वहाँ पे एप्लीकेशन देगा, जनाब मुझे लीव टाइटल इशू किया है। वो फिर उसका जो वो अकाउंट्स ऑफिसर होता है वो लिख के देता है कि इसकी अकाउंट में इतनी छुट्टी जो है वो पड़ी हुई है, एजी ऑफिस के पास होता है। हाँ, ये सारा खाते खूते जो सारे होते हैं वो एजी ऑफिस के पास होते हैं। ज़ाहिर बात है जो गैजेटेड है उसका सारा वास्ता एजी ऑफिस से रहना है, जो नॉन गैजेटेड है उसका कुछ एजी ऑफिस से होता है, कुछ उसका सर्विस बुक में चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड हुई होती हैं। बता दिया, एजी ऑफिस दो होते हैं, ये भी बाद का लोगों को कन्फ्यूजन होती है। एक एजी ऑफिस है अकाउंटेंट जनरल पंजाब, एक है एजी ऑफिस वो क्या नाम है उसका, एडवोकेट जनरल पंजाब। जो एडवोकेट है वो लॉ से रिलेटेड होता है, जो एजी ऑफिस अकाउंटेंट जनरल वाला है वो ये सारा जो आपके सैलरीज़ के मामला सारे होते हैं वो डील करता है। ठीक हो गया।